आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की जो अनजाने में शुरू हुआ, लेकिन जिसके परिणाम आज भी जापान के द्वीपों को परेशान कर रहे हैं, जिसमें इंसानी दखल ने प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बदल दिया। ये एक ऐसा हस्तक्षेप था जिसका मकसद तो अच्छा था, लेकिन अंजाम बेहद बुरा हुआ। इतिहास में अक्सर युद्धों और राजाओं की चर्चा होती है, उनकी विजयों और पराजयों की बातें होती हैं, लेकिन असली बदलाव कभी कभी छोटे जीवों से भी आ सकते हैं। ये छोटे जीव जो शायद ही कभी इतिहास के पन्नों पर जगह पाते हैं, चुपचाप एक क्रांति ला सकते हैं। सोचिए, एक जानवर जिसे हीरो समझकर लाया गया, एक रक्षक के रूप में पेश किया गया, वही कैसे विलेन बन गया, कैसे वो रक्षक भक्षक बन गया। ये कहानी है जापान के द्वीपों की, उन खूबसूरत द्वीपों की जिनकी शांति एक गलत फैसले से भंग हो गई, जहां एक सही लगने वाला फैसला, एक ऐसा निर्णय जो उस समय तर्कसंगत लग रहा था, एक पारिस्थितिकीय आपदा में बदल गया। एक ऐसी आपदा जिसने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को तहस नहस कर दिया। क्या हम इंसान सच में समझ पाते हैं? क्या हम वास्तव में ये जान पाते हैं कि हमारे फैसलों के दूरगामी नतीजे क्या होंगे? क्या हम भविष्य देख सकते हैं या हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं? प्रकृति का संतुलन जेंगा टॉवर जैसा नाजुक है। हर एक ब्लॉक महत्वपूर्ण है, हर एक जीव का अपना स्थान है। एक गलत चाल और सब कुछ गिर सकता है। एक छोटी सी गलती और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ढह सकता है। जापान में नेवले की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला निर्णय एक भयानक गलती साबित हो सकता है। ये सिर्फ जानवरों की नहीं, ये सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र की बात नहीं है, इंसानी घमंड की कहानी है। हमारी उस सोच की कि हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रकृति को अपनी बुद्धि और तकनीक से साधारण हल से ठीक कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम आसानी से समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्रकृति जटिल है। प्रकृति एक उलझी हुई पहेली है और हमारे फैसले अक्सर अनचाहे परिणाम लाते हैं। हमारे कार्य अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक छोटे शिकारी ने, एक मामूली से दिखने वाले जानवर ने पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया और जापान के द्वीपों पर एक गहरा प्रभाव डाला। और ये कहानी हमारे लिए क्यों चेतावनी है? ये कहानी हमें क्यों सावधान करती है और हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए क्यों प्रेरित करती है? अमामी ओशिमा और ओकिनावा जापान के ये दो खूबसूरत द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। हरे भरे अनोखे द्वीप जहां प्राचीन वनस्पति और जीव जंतु पनपते हैं, एक ऐसा स्वर्ग जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्रकृति और संस्कृति गहराई से जुड़ी है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते आए हैं, अपनी परंपराओं और जीवन शैली को बनाए रखते हुए। लेकिन इस स्वर्ग में भी दो बड़ी समस्याएं थीं जो यहाँ के निवासियों के जीवन को प्रभावित कर रही थीं। जहरीला हाबू सांप जो किसानों और ग्रामीणों के लिए खतरा था, जिसके काटने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती थी, और चूहे जो फसलें बर्बाद करते थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता था और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती थी। सांप का डर हर दिन का हिस्सा था। लोग हमेशा सतर्क रहते थे, खासकर खेतों और जंगलों में काम करते समय। और चूहे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे, फसलों को नष्ट करके और खाद्य आपूर्ति को कम करके। सरकार पर दबाव था कि कोई असरदार समाधान निकाला जाए जो इन दोनों समस्याओं से एक साथ निपट सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित बना सके। तब एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो सरल और प्रभावी लग रहा था। नेवला लाओ। भारत में नेवला को सांपों का दुश्मन माना जाता है, एक ऐसा शिकारी जो सांपों को मारने और खाने में माहिर होता है, और वह चूहों का भी शिकार करता है, जिससे यह फसलों को बचाने में भी मददगार साबित हो सकता है। सोच थी, नेवला लाओ, सांप और चूहे दोनों की समस्या खत्म, एक तीर से दो शिकार। ये एकदम आसान, सस्ता और स्वाभाविक समाधान लग रहा था। एक जैविक नियंत्रण विधि जो प्रकृति की शक्ति का उपयोग करके समस्याओं को हल कर सकती थी। लेकिन क्या वाकई ये इतना सीधा था? क्या इस समाधान के कोई छिपे हुए खतरे थे? यही से शुरू होती है असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो अप्रत्याशित परिणामों, जटिल पारिस्थितिक तंत्रों और मानव हस्तक्षेप के अनपेक्षित प्रभावों से भरी है। 1910 में नेवले ओकिनावा लाए गए, फिर अमामी ओशिमा में। उम्मीद थी कि नेवला सांप और चूहे दोनों को काबू कर लेगा, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। हाबू सांप रात में सक्रिय था, नेवला दिन में। दोनों का आमना सामना शायद ही होता। नेवले ने आसान शिकार चुना, स्थानीय असुरक्षित जानवर। इन द्वीपों के जानवरों ने कभी ऐसे शिकारी का सामना नहीं किया था। नेवले ने पक्षियों, छोटे स्तनधारियों,
उभयचरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चूहों की संख्या थोड़ी घटी, लेकिन सांप की समस्या जस की तस रही। इकोसिस्टम में बदलाव दिखने लगे, पक्षियों की आवाजें कम होने लगी। सरकार का समाधान अब नई समस्याओं की जड़ बन चुका था। नेवले की आबादी तेजी से बढ़ी और वे खुद एक महामारी बन गए। स्थानीय प्रजातियां जैसे अमामी खरगोश और ओकिनावा रेल विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। नेवले ने हजारों साल पुराने संतुलन को तोड़ दिया। जंगलों की आवाजें गायब होने लगीं और इकोसिस्टम डगमगाने लगा। अब समस्या 3 गुना हो गई थी। सांप, चूहे और नेवले खेतों में घुसने लगे, पालतू जानवरों को मारने लगे। आर्थिक नुकसान और बढ़ गया। उम्मीद अब पछतावे में बदल गई थी। नेवले की कहानी अब चेतावनी बन चुकी थी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ के खतरों की। द्वीपों का स्वर्ग अब संघर्ष का मैदान बन गया था। नेवले के कारण कई दुर्लभ प्रजातियां लगभग खत्म हो गईं। अमामी खरगोश, एक जीवित जीवाश्म, और ओकिनावा रेल दोनों ही विलुप्ति के कगार पर थे। नेवले के आने से इनका बचना मुश्किल हो गया। जंगलों की चुप्पी, पक्षियों की कमी, सब कुछ बदल गया। यह संकट सिर्फ जानवरों का नहीं, पूरे द्वीपों की आत्मा का था। संरक्षणवादियों के लिए यह राष्ट्रीय आपातकाल बन गया। अब वक्त था निर्णायक कदम उठाने का, वरना ये प्रजातियां हमेशा के लिए खो जाती। समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। सरकार को अपनी गलती सुधारनी पड़ी। नेवले के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा। 2000 के दशक में बड़े पैमाने पर उन्मूलन अभियान शुरू हुआ। हजारों जाल लगाए गए, खोजी कुत्तों की मदद ली गई। नेवले को पकड़ना आसान नहीं था, वे चालाक और अनुकूलनशील थे। हर पकड़ा गया नेवला एक छोटी जीत थी। अभियान लंबा, महंगा और थकाऊ था, लेकिन जरूरी भी। वैज्ञानिकों का मानना था, अगर देशी प्रजातियों को बचाना है तो नेवले को हटाना ही होगा। यह एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला था। सालों की मेहनत के बाद नेवले की आबादी लगभग खत्म हो गई। अमामी खरगोश और ओकिनावा रेल की संख्या में सुधार दिखने लगा। जंगलों में फिर से जीवन लौटने लगा। यह प्रकृति की लचीलापन का प्रमाण है। अगर विघ्नकारी तत्व हट जाए तो संतुलन लौट सकता है। जापान का यह अनुभव अब दुनिया भर के संरक्षणवादियों के लिए मिसाल है। लेकिन यह जीत नाजुक है, सतत निगरानी जरूरी है। उन्मूलन की कीमत बहुत बड़ी रही, करोड़ों डॉलर और दशकों की मेहनत। संतुलन वापस आया है, लेकिन अब इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। नेवले की कहानी जो हमने अभी देखी हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की ताकत और संतुलन को चुनौती देना कितना जोखिम भरा हो सकता है। प्रकृति का सम्मान करना, उसके नियमों का पालन करना ही बुद्धिमानी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि और तकनीक से हर समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमय है। इसके हर पहलू, हर जीव का अपना महत्व है और वे आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रकृति में हर छोटे से छोटे दखल के भी अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी समस्या का सबसे आसान समाधान हमेशा सही नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रकृति को ठीक करने की कोशिश में हम उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें नियंत्रण की मानसिकता से बाहर निकलकर संरक्षण की सोच अपनानी होगी। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, न कि उस पर हावी होने की कोशिश करनी होगी। कभी कभी सबसे समझदारी का काम यही होता है कि हम प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दें, उसे अपने तरीके से विकसित होने दें और बस एक दर्शक बनकर उसकी सुंदरता का आनंद लें। जापान के द्वीपों, ओकिनावा और अमामी की यह कहानी हमें एक गंभीर चेतावनी देती है। हमारे फैसलों की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है और इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब हम प्रकृति में किसी भी तरह का दखल देने की सोचें, तो हमें खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम पूरी तरह से परिणामों को समझ पा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम सच में प्रकृति से ज्यादा समझदार हैं? क्या हम उस जटिल प्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जो लाखों सालों से विकसित हो रही है?